नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन, ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। इन्फोसिस के खराब नतीजों ने सेंसेक्स निफ्टी की 9 दिन की तेजी पर लगाया ब्रेक। आईटी इंडेक्स में 11 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। सेंसेक्स 520 तो निफ्टी 121 अंक टूटे। इधर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा आईटीसी, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के करीब। 2023 में दिया शेयर ने 21% का रिटर्न। अतीक और अशरफ हत्या की जांच के लिए बनी 2 एसआईटी, न्यायिक आयोग का भी किया गया गठन। 14 दिन के लिए तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल भेजा गया। इधर फरार गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश में छापे जारी। कोरोना में तेजी ने फिर बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटों में 9000 से ज्यादा नए मामले, 24 मरीजों की जान भी गई। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60,000 के पार। चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। 1 साल में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां और 100 से ज्यादा उद्घाटन के साथ शिलान्यास। सभी मंत्रालय लिस्ट बनाने में जुटे। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव सीरीज। और भारत में कल से लीजिए एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर का मजा। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुल रहा है पहला स्टोर। मिलेंगे एप्पल के सभी प्रोडक्ट और सर्विस एक साथ। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कैमरे के सामने हुई लाइव हत्या की खबर से, जहां इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने 2 हाई लेवल एसआईटीज बना दी हैं। पहली एसआईटी का गठन डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने किया है, वहीं दूसरी टीम को प्रयागराज के एडीजी जोन लीड कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इसके साथ एक न्यायिक आयोग भी बनाया है। मतलब अब इस हत्याकांड की जांच 3 अलग अलग लेवल पर होगी। इस बीच अतीक अशरफ के तीनों हत्यारे आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए प्रतापगढ़ जेल भेजा गया। हालांकि जेल में इन शूटर्स पर हमले की आशंका को देखते हुए उन्हें हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दरअसल प्रयागराज में शनिवार की देर रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इन हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अतीक और अशरफ हत्याकांड का यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। इस याचिका में इस हत्या से जुड़े कई सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कब करता है। इन सब के बीच अब उमेश पाल शूटआउट मामले में फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस की दबिश और तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही नहीं, पुलिस ने फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश के साथ साथ उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर रही है। तो कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सवालों के घेरे में भी खड़ा किया है। सवाल उत्तर प्रदेश की साख पर भी आ गया है। तो आज के आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर उत्तर प्रदेश, साख और सवाल। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। भारत को अपना पहला ओरिजिनल एप्पल फ्लैगशिप स्टोर मिलने वाला है। जी हां, मुंबई में 18 अप्रैल यानी कल और दिल्ली में 20 अप्रैल को ये स्टोर खोले जाएंगे। मुंबई के बीकेसी में जियो मॉल में खुलने जा रहे एप्पल स्टोर का जायजा लेने पहुंची हमारी संवाददाता शिबानी घरत। देश में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। एप्पल बीकेसी 18 तारीख को इनफैक्ट स्टोर के डोर्स ओपन होंगे। उससे एक दिन पहले हमें यहाँ स्टोर में प्रीव्यू करने का मौका मिला कि क्या क्या चीजें यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोर के बारे में आपको बता दूं कि बड़े बड़े ग्लास फसाड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ग्लास फसाड्स को एक्सटेंड करती है एक ब्यूटीफुल वुडन सीलिंग। अभी एप्पल कह रही है कि दिस इज देयर वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टोर्स इन द वर्ल्ड। स्टोर एंटर करते ही बहुत ही ओपन स्पेशियस माहौल है। ये जो टेबल्स जो हमें एप्पल के दुनिया भर के स्टोर्स में देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल इनके ऊपर डिवाइसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स हो, एप्पल आईफोन 14 प्रो हो। एयर टैग्स वगैरह जैसी चीजें, आईपैड जैसी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले पर है। साथ ही आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन इन चीजों को पिकअप करके यहाँ मतलब ऑनलाइन इन चीजों को परचेज करके यहाँ पर
पर आकर इन प्रोडक्ट्स को पिकअप भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इनफैक्ट स्टोर में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ स्टोर के लॉन्च के वक्त मुंबई राइजिंग करके कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत मतलब विच इज एक्चुअली टुडे एट एप्पल इनिशिएटिव, जो इनफैक्ट कंपनी ने 2017 में शुरू किया था। उसके तहत अलग अलग आर्टिस्ट, क्रिएटर्स वगैरह को स्टोर में इनवाइट करेगी एप्पल ये कंपनी सेशंस कंडक्ट करने के लिए, ताकि एप्पल के प्रोडक्ट्स को ये एक्सपर्ट्स किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उनसे आप क्या टिप्स वगैरह ले सकते हैं, ये सभी चीजें यहां पर आप आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्री रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इन सेशंस के लिए। तो ओवरऑल एक काफी ब्यूटीफुल स्टोर है। 100 यहां पर इनफैक्ट एम्प्लॉइज होंगे जो 20 अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। 50% ऑफ देम विल बी वुमेन। तो एक काफी एक एक्सपीरियंस इस पूरे स्टोर का, इस पूरे लॉन्च का फोकस है। चलिए, तो कल से मुंबई के बीकेसी में ये खुलने जा रहा है और ये अपनी तरह का पहला फ्लैगशिप स्टोर। बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं जो कि थर्ड पार्टी स्टोर है, लेकिन अब ये एप्पल की तरफ से अपना खुद का पहला फ्लैगशिप स्टोर इंडिया में, और 20 तारीख को इसका जो अगला स्टोर है वो दिल्ली में खुलने जा रहा है। और इसी के साथ अब हम रुख करेंगे बाजार का। खराब इन्फोसिस के नतीजों के कारण आज 9 दिनों की तेजी थमती हुई दिखाई दी। बाजार में बैंकिंग शेयरों के दम पर आज आखिरी घंटे में मामूली रिकवरी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो काफी नहीं रही, मगर बाजार गिरावट पर बंद ही हुआ। आज सेंसेक्स 520 अंक तो निफ्टी 121 अंक गिरा और बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं, हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन। तो यतिन, आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था इस गिरावट के बीच? तो अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको खास करके एफएमसीजी स्टॉक्स दिखेंगे। ब्रिटानिया, नेस्ले लगभग 2 से 2.5% की तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए दिखाई पड़े। अगर हम इन जनरल दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई और पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी थी। निफ्टी लूजर्स में ऑब्वियसली आपको पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, खास करके यहाँ बड़े बड़े कट्स आपको दिखे, और एलएनटी में भी आपने गिरावट देखी। अगर हम आईटी के मिड कैप शेयर्स की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में भी आपने 4 से 5% की मंदी दिखी। इसके अलावा अगर हम पीएसयू बैंकिंग गेनर्स की बात करें तो यहाँ इंडियन बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ 7-8% के गेन्स आए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और गुजरात फ्लोरो ब्लॉक डील के बाद ये दोनों स्टॉक्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन था। और आखिर में अगर हम आईटी के अलावा दूसरे स्टॉक्स की बात करें एफ&ओ में, तो टाटा केमिकल और टोरेंट पावर, ये दोनों स्टॉक्स में भी लगभग 3-3.5% की कटौती थी। तो आज आईटी ने पूरा मूड बिगाड़ के रख दिया, लेकिन आईटी के गम को आज आईटीसी ने कम किया। कुछ दिनों तक संघर्ष कर रहा शेयर आज शिखर पर पहुंच गया। आईटीसी के संघर्ष से शिखर तक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग भी है, इसे समझना भी चाहिए और जानना भी। हम चलेंगे अपने सहयोगी सुमित मेहरोत्रा के पास। तो सुमित, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्या आईटीसी के लिए बात अब बिल्कुल ठीक बैठ रही है? तो आईटीसी आज जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार जर्नी इसने दिखाई है। हालांकि जर्नी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी आज 400 रुपए पर शेयर के पार ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी भारत की बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने आज हिट किया, और जो 6 लाख करोड़ की टॉप मार्केट कैप है, यानी कि सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की मार्केट कैप 6 लाख करोड़ है। रफ्तार 21% के आसपास की साल में ग्रोथ देखने को मिली। 1 साल में 48% और 3 साल में 112% के आसपास की जर्नी रही। लेकिन ये जर्नी के पीछे कुछ ट्रिगर जो बने वो बने इसके अच्छे वैल्यूएशन। 27 के मल्टीपल में इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी ये शेयर कामकाज कर रहा है। सिगरेट बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एफएमसीजी बिजनेस के अंदर एक बढ़िया टर्न अराउंड या पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होटल बिजनेस बहुत स्ट्रांगली कम बैक करके गया, खासतौर से कोविड के बाद। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की बजट के अंदर भी कोई खास बड़ा मूव सरकार ने नेगेटिव नहीं दिया, वो भी एक अच्छे ट्रेल विनिंग तौर पर इसमें काम किया। लेकिन इतना आसान नहीं था, जहां पर एक समय में एक कंसोलिडेशन के अंदर कामकाज कर रहा था, और उस कंसोलिडेशन में 2016 से लेकर 2022 कुछ ही 2-4 रुपए के दाम के अंदर ही इसने एक पूरी जर्नी अपनी काट दी। कोरोना काल की एक बहुत बढ़िया तेजी को भी एक इनकैश नहीं कर पाया, और बाजार में सबसे ज्यादा मीम, सबसे ज्यादा मजाक भी इसी स्टॉक का बना था। लेकिन उसके उलट पहले तो जर्नी 2016 में जहां 223 रुपए के आसपास जहां शेयर होता था, 2020-22 तक आते आते भी 230 के दाम पे ही रहा। तो इतनी बड़ी जर्नी से कंसोलिडेशन में निकाले। लेकिन अगर आप हिस्टोरिक जर्नी को देखेंगे तो
2016 से लेके 22 के बीच में पहले एचयूएल का रिटर्न 200% के आसपास का मूव दिया, लेकिन आईटीसी ने अपनी पूरी हिस्टोरिक जर्नी में करीब 10,000 रुपए का जो आईपीओ आया था 1975 में, वो आज रफली 14 करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 22% की सीएजीआर, जो कि निफ्टी को बीट करते हुए दिखाई पड़े। तो भले ही जर्नी एक कंसोलिडेशन के बाद चली है, थोड़ी स्लो थी, लेकिन क्या शानदार जर्नी और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी पहुंच गया। जी शुक्रिया सुमित इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आईटीसी के शेयर के। और अब बात करेंगे चुनावी मोड में मोदी सरकार की। चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े तोहफों की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले एक साल में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां और 100 से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने हैं, जिसमें से अधिकांश खुद पीएम मोदी के हाथों हो सकता है। अलग अलग मंत्रालय ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं। पूरी खबर हमें बताएंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अलग अलग मंत्रालय तैयारियां कर रहे हैं, चुनावी मोड में सरकार अपने काम बताना चाहती है, एक्शन में आ रही है, क्या क्या होने जा रहा है? दरअसल इन दिनों अलग अलग मंत्रालयों में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। सूत्र यहाँ तक कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में या फिर कहें इलेक्शन ईयर में सरकार फुल एक्शन में दिखने वाली है, और ये एक्शन आपको कहीं और से नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से होता हुआ दिखेगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि अगले कुछ महीने में प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारे नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता हुआ आप देखेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करते हुए दिखेंगे, ताकि आगे चलकर उनका उद्घाटन किया जा सके। और ऐसे प्रोजेक्ट पर खासतौर से फोकस रहने वाला है कि कई सारी नई योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी भी घोषणा हो सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उनके विस्तार का भी ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से होता हुआ आपको दिख सकता है। और हर मंत्रालय इसकी पर्याप्त लिस्ट बनाने में जुट गई है। ऐसे लिस्ट 2024 से पहले ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसको पूरा किया जा सकता है, या फिर ऐसी योजनाएं जिनको जमीन पर लागू की जा सकती है। उन 2024 से पहले पूरे होने वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट हर मंत्रालय, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा मंत्रालय हो, आम लोगों से जुड़ा हो मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो, इसकी लिस्ट तैयार कर रहा है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ शिलान्यास कौन कौन से प्रोजेक्ट का किया जा सकता है, उसकी भी एक लिस्ट अलग से तैयार की जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी खुद वैसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर सकें। और इन सब पर कोई अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री के स्तर से निगरानी की जा रही है। मंत्री लगातार इसकी बैठकें कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है, कई सारे मंत्री ने खुद एक डैशबोर्ड बना रखा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आज कहां पहुंचा, कल कहां पहुंचा, उसकी पूरी निगरानी की जाए, ताकि समय रहते उसको पूरा किया जा सके। और पूरा होने के बाद बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए आपको दिखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे, इसमें खास तौर से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, जिसमें रेलवे के प्रोजेक्ट होंगे, हाईवे के होंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट जिनका आम लोगों से नाता रिश्ता ज़्यादा है, ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। रोजगार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लागू होने से, जिनके शुरू होने से रोजगार बड़ी मात्रा में मिलने वाले हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने में प्राथमिकता देंगे। और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो कम से कम सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इन सब के लिए जो स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो भी खास सरकार के फोकस में रहने वाला है, कि जिनसे लोगों के स्वास्थ्य से नाता रिश्ता हो, जैसे एम्स का उद्घाटन हो गया, या फिर ऐसे पब्लिक वेलफेयर स्कीम चल रही है, इनका उद्घाटन हो गया, उनको और विस्तार देना हो, तो उन सब पर नजर रहने वाली है। तो अगले एक साल में आप काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा आपको सरकार की तरफ से। काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है ये सरकार का, और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो लक्ष्मण, क्या कुछ प्रोजेक्ट या योजनाओं के नाम आप बता सकते हैं जिनका आने वाले वक्त में उद्घाटन, शिलान्यास आदि होता हुआ दिखाई देगा? वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है और हमारे सहयोगी अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपको बता दूं कि जिन जिन मोर्चे पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है, उनमें से एक है रोजगार। चूंकि रोजगार के मोर्चे पर सरकार कई बार घिरती नजर आई है। पिछले दिनों सरकार ने रोजगार मेला का आयोजन किया था, 10 लाख लोगों का भर्ती अभियान शुरू किया था। तो इसके तहत अब तक करीब 1,46,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चिट्ठी दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों आप देखेंगे
कि कई सारे ऐसे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और बाकी बचे हुए करीब 8.5 लाख लोग हैं उनको नौकरी की चिट्ठी दी जाएगी। और जहां संख्या बड़ी होगी तो वहां पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी खुद चिट्ठी देते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक मौका था जब 75,000 लोगों को चिट्ठी दी गई थी, एक पिछले दिनों मौका आया जब 71,000 लोगों को नौकरी की चिट्ठी दी गई। इन रोजगार के अलावा बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। उसमें भी ट्रेन जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है वो भी वंदे भारत ट्रेन। तो करीब 14 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इनमें से कईयों को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिखाई है। अब 50 नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर हरी झंडी दिखाने की कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द शुरुआत कर दी जाए। उनमें से कईयों को हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाएंगे। तो इस वंदे भारत ट्रेन के अलावा एक सेक्टर है आपको हवाई सफर का। उसके लिए करीब 20 नए एयरपोर्ट्स और नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए आने वाले दिनों में सरकार आपको दिखेगी। और जहां जहां महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स होंगे, जो नए महत्वपूर्ण टर्मिनल होंगे, वहां प्रधानमंत्री मोदी खुद उसका उद्घाटन करते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। हाईवे सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच अब तक पहुंच चुका है वो है हाईवे सेक्टर। वहां पे करीब 4,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। उसका काम काफी जोरों पर है, लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण जगह से जोड़ने वाले हाईवे होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी आपको करते हुए दिखेंगे। इन सारे प्रोजेक्ट के अलावा जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन, बीमा योजना, इन सब के लिए खास अभियान शुरू किया जा रहा है। और वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को कहा जा चुका है, संबंधित एजेंसी को कहा जा चुका है कि इसको लोगों तक पहुंचाइए, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे नई स्कीम का भी घोषणा की जा सकती है जिसमें छोटे कारोबारी फोकस में रह सकते हैं। और किसानों के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जो पहले चल रही हैं उनका विस्तार किया जा सकता है। और हो सकता है कुछ आपको नई योजनाएं भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो अगले कुछ महीनों में यानी इलेक्शन ईयर में सरकार फुल एक्शन में दिख रही है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो ये डिटेल प्लान लक्ष्मण रॉय बता रहे थे। इनफैक्ट हमारी ये सीरीज है इलेक्शन के फुल मोड में सरकार, जहां पर हमारे संवाददाता सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से ये चीजें निकाल कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि सरकार के आने वाले समय में क्या एक्शन प्लान्स हैं, और वो चुनावी मोड में ही सही लेकिन क्या नए चीजों का ऐलान करने जा रही है। इधर कुछ और आगे खबरें दे चुनाव की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक झटका लगा है। यहां टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा देकर अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल लिंगायत समाज से आने वाले जगदीश शेट्टार ने कल ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी छोड़ते वक्त शेट्टार ने कहा था कि उन्होंने भारी मन से इस्तीफा दिया है। वो जल्द ही आने वाले प्लान का खुलासा करेंगे और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने का वादा भी किया है। इधर देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं और 24 लोगों की जानें भी चली गई हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60,000 के पार है। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा।
बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया था तो उसे इस साल भारी गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में कौन नहीं चाहेगा कि किसी 5 स्टार होटल में कोई अच्छा सा ड्रिंक एंजॉय करें। तमाम बड़े होटल्स भी गर्मियों में मेन्यू को थोड़ा बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल्स नहीं जा सकते तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि घर पर भी आप ये 5 स्टार रेसिपीज और ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखिए। इतनी गर्मी में किसका मन नहीं करेगा कि नदी के किनारे या किसी झरने के किनारे अपनी पसंदीदा ड्रिंक आप पी रहे हो, और ये सब संभव हो सका है। इस वक्त हम ताज पैलेस के नए रेस्टोरेंट लोया में है, और ये जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है नदियों से, और यहाँ के जो ड्रिंक्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके ट्रेडिशनल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। क्या खासियत है ये, इसके बारे में देखते हैं, और ओवरऑल ताज की क्या तैयारियाँ हैं ये हम बात करते हैं हर्ष से। हर्ष, आइए और हमें बताइए कि इस बार, हर साल हम आपके पास आते हैं समर्स में, इस बार गर्मियों में जो लोग आना चाहते हैं किसी अच्छी जगह पे, उनके लिए आपके पास क्या है, ताज पैलेस के पास क्या है? ताज पैलेस अभी हम लोया में उपस्थित हैं, और लोया सबसे पहला हमारा अभी नया इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि फोकस करता है क्यूजीन जो कि रेंज करती है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, और अंदरूनी जो एरियाज हैं हिमाचल के, पंजाब के, उन जगहों में, और जो ड्रिंक्स हैं वो भी वहाँ से इंस्पायर्ड, जैसे कि आपने बताया कि झरने के बारे में। तो यस, जैसे कि नदियाँ होती हैं हिमाचल में और उत्तराखंड में, उसी की तरह हमारा इंस्पिरेशन है। आज हम यहाँ पे समर कॉकटेल्स कुछ ट्राई करेंगे, समर मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ आ नहीं पाएंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो हर्ष हमें बताएंगे आज हमें कोई ऐसा ड्रिंक जो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लिक्विड शेफ हैं वो आपको बताएंगे कैसे हैं। तो समर, आज क्या लोगों के क्या है आपके पास हर्ष? हमारा जो ड्रिंक आज हम आपको ट्राई करवाएंगे वो है सनराइज टू सनसेट। बेसिकली आप सुबह सनराइज टू सनसेट कभी भी पी सकते हैं, जैसा कि नाम आपको बताता है, और इसका हीरो इंग्रेडिएंट जो सबसे एप्ट अभी के मौसम में है वो है मैंगो, आम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अनार का जूस डालेंगे 65 ml, एक आप ग्लास के अंदर, टॉल ग्लास के अंदर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 25 ml मैंगो जूस, अभी मैंगो सबसे इजीली अवेलेबल है, और 15 ml शुगर सिरप, जिसके अंदर आप तुलसी से उसको इन्फ्यूज करेंगे, और इसके बाद हम सबसे लास्ट में डालेंगे लेमन जूस। इन चारों चीज़ों को हम एक ग्लास के अंदर शेक करेंगे आइस के साथ में, और इस पूरे मिक्सचर को हम अपने जो ग्लास में जिसमें आप ये ड्रिंक पीना चाहते हैं उसके अंदर पोर करिए, और उसके ऊपर हम डालेंगे 30 ml सोडा, जो नॉर्मल आपका रेगुलर सोडा होता है, मार्केट में अवेलेबल है, 30 ml, और इसको आप टॉप अप करेंगे आइस से, और आपका ड्रिंक रेडी है। बिल्कुल एंजॉय करिए, एंड कम एट लोया एंड प्लीज एंजॉय दिस एक्सक्लूसिव ड्रिंक बाय आवर एक्सपर्ट बारटेंडर्स। सो सनराइज टू सनसेट ड्रिंक आपने जैसे कि देखा हमारे सामने बनाया गया, ये रेडी टू ड्रिंक है। प्लीज एंजॉय एनी टाइम ऑफ द डे, और डेफिनेटली कम एंड एक्सपीरियंस इट एट लोया। तो मैं इसे ट्राई करता हूँ, और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं ये घर में आसानी से उपलब्ध है। अनार आपके पास है, आम आपके पास है, लेमन है, बेसिल है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से बन सकती हैं, और ये हमें बहुत ही जो एक्सपर्ट मिक्सोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है लोया के। मैं इसे ट्राई करता हूँ, देख के ही काफ़ी अच्छी कूल ठंडी सी फीलिंग आ रही है, और सारी चीज़ें भी है आपकी तासीर को भी काफ़ी ठंडा रखते हैं। तो मैं इसे ट्राई करता हूँ। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा ठंडा आपको लगेगा, और इस वक्त गर्मी बहुत है बाहर, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इस तरह के ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हैं, और चाहें तो आप किसी लोया जैसी किसी अच्छी रेस्टोरेंट में भी आ सकते हैं। चलिए, रोहन के ड्रिंक्स अगर सबको मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इधर चिलचिलाती गर्मी से हर तरफ लोग परेशान हैं। इनफैक्ट मुंबई में तो हीट वेव ने कई लोगों की
जान तक ले ली है। तो बढ़ती गर्मी में खान पान से लेकर किन बातों का रखें ध्यान, डिहाइड्रेशन से खुद को कैसे बचाएं, हीट को कैसे करेंगे बीट। आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर जरूर जुड़िए, क्योंकि आपकी सेहत का सवाल है।